क्रिप्टो माइनिंग की बात आती है तो लोगों के मन में काफी सवाल आते हैं। मतलब लेमैन ही नहीं, आम आदमी नहीं, बल्कि जो लोग इंडस्ट्री से वाकिफ हैं, जो इंडस्ट्री को जानते हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री को, उनके मन में भी कई सारे कंफ्यूजन सवाल होते हैं। और आज इन्हीं से भी सवालों और कंफ्यूजन के साथ मैं पहुंचा हूं रोहतक, जहां पे है इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो फॉर्म। और आज इस क्रिप्टो फॉर्म के कर्ता धर्ता, जिन्होंने इस क्रिप्टो फॉर्म को सेटअप किया है, उनसे बात कर रहे हैं और आपके सभी सवालों के जवाब जान रहे हैं। वेलकम टू अनकट, प्रदीप। हेलो, थैंक यू सो मच अयाज जी, थैंक यू। आपका ये क्रिप्टो फॉर्म जिसको आपने सेटअप किया शुरू से, जरा उसके बारे में व्यूअर्स को बताएं। हाँ, ये बेसिकली जो पूरा का पूरा आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेटा सेंटर के तहत डिज़ाइन किया गया है। इसको डिज़ाइन करने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके फेस करते हैं कि हर कोई उससे जुड़ना तो चाहता है, लेकिन सिर्फ उसके बारे में यूट्यूब पे या इंटरनेट पे और लोगों के साथ जानकारी उसने जो ली है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई फिजिकल प्रूफ नहीं है जहां वो बैठ के उसको समझ सके, देख सके या उसकी सर्विसेज ले सके। तो इसको हमने डिज़ाइन किया है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के तहत। प्रदीप, ये जो पूरा सेटअप है हमारा, जो हार्डवेयर यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, आप इनके बारे में व्यूअर्स को बताएं, कुछ लोग जानना चाहते हैं प्रोसेसिंग पावर इतनी जरूरत जो होती है क्रिप्टो माइनिंग के लिए, वो आती कहाँ से है, उसके लिए सेटअप कैसे लगाया जाता है, और जितना भी प्रोसेसिंग पावर, ये सब रिग्स मैं देख रहा हूँ, जितने भी प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, ये सब यहाँ पे लगे हुए हैं, वो काम कैसे करते हैं, जरा आप ये समझाएंगे। इसके लिए हम किसी एक सर्वर को एंटरटेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है, हम सभी वाकिफ़ हैं कि ये एक मदरबोर्ड है, इसके ऊपर एक प्रोसेसर है, उसका फैन है, रैम है, पावर सप्लाई है। ये एक आम कंप्यूटर जैसा ही है जितना मैंने अब तक आपको बताया जो हमारे घर में रहता है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाने के लिए हमने इसके ऊपर ग्राफिक्स कार्ड्स इंस्टॉल किए हैं। और जो ग्राफिक्स कार्ड हैं वो एक स्पेशल डिज़ाइंड मदरबोर्ड, जिसके ऊपर हम 12 ग्राफिक्स कार्ड्स इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके ऊपर लगाए हैं। तो जो प्रोसेसिंग पावर एक आम प्रोसेसर की थी, एक सीपीयू की थी, वो अब हर ग्राफिक्स कार्ड की मदद से 10 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है। आप यूँ समझिए कि अब ये एक आम कंप्यूटर ना रह के एक 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर हो चुका है। तो देखिए, ये जो माइनिंग फॉर्म है, हमने सेटअप कैसे किया है, आप जरा ये बताएं। इसको हमने सेटअप करने से पहले हमने सिर्फ एक सिंगल यूनिट एस्टेब्लिश की थी। मतलब आप यूँ समझिए कि हमने सिर्फ एक मदरबोर्ड और उसके ऊपर 12 ग्राफिक्स कार्ड हमने सेट किए, और सक्सेसफुली 3 मंथ्स तक रन करने के बाद हमने प्लान किया कि अगर और लोग भी इस टाइप की सर्विसेज चाहते हैं तो हम उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करें। हमारा जो पुराना एक्सपीरियंस है वो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में है। तो हमने इसके लिए सबसे पहले पावर कंजप्शंस कितनी रिक्वायर्ड होगी, इंटरनेट के कितने कनेक्शंस हमें चाहिए होंगे। उसके बाद हमने, जो हम इंडस्ट्रीज में देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस 2 टाइप के रहते हैं, एक सीरियल में रहता है, सीरीज में, एक पैरेलल में रहता है, तो हमने पैरेलल वायरिंग की। इसके बाद फिर हमने देखा कि जो हीटअप रहेगा, जो एक सर्कुलेशन का मॉडल डिज़ाइन किया। आप जो डक्ट्स देख रहे हैं, ये जो 2 डक्ट्स हैं, ये सिर्फ एग्जॉस्ट हैं। यहाँ पे सिर्फ जो हॉट एयर है वो बाहर जा रही है, और जो तीसरा एग्जॉस्ट है उसके अंदर, उससे हम सिर्फ जो चिल्ड एयर है उसको इसके अंदर पुश कर रहे हैं, ताकि हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। इस वक्त काफी टेम्परेचर मतलब दिख रहा है, इवन दो पसीने आ रहे हैं, मतलब आपको भी और हमें भी। कितना टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पे होगा, वो रहता होगा, मतलब गर्मी के वक्त में और सर्दी में कैसा, कितना टेम्परेचर रहता होगा, आप ये भी बताएं व्यूअर्स को। हाँ, जो टेम्परेचर है वो जो ज़्यादा होने का सबसे पहले तो हमें कारण समझना पड़ेगा। ये बात तो सभी बताते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीटअप होती है, बट होती क्यों है? उसका कारण ये है कि जो ये मशीनें हैं, जो ग्राफिक्स कार्ड्स हैं, सर्वर्स हैं, ये 24/7 अपनी फुल कैपेसिटी पे रन करते हैं। और फुल कैपेसिटी पे रन करने की वजह से जो इनका टेम्परेचर है वो कभी कूल डाउन हो ही नहीं पाता। तो हम देखेंगे कि जो आपके पीछे है वहाँ टेम्परेचर अराउंड 32 डिग्री है, इधर का टेम्परेचर अराउंड 45 है, और जो जीपीयूज हैं इनके अंदर का टेम्परेचर अराउंड 60 to 70 डिग्री चल रहा है। तो प्रदीप जी, अगर मानिए कि यहाँ पे आपने जो डक्टिंग सिस्टम लगाया हुआ है, मान लीजिए अगर कभी वो, हम एक ऐसा मतलब हाइपोथेटिकली बताएंगे, अगर वो यहाँ पे नहीं हो, तो इस रूम का टेम्परेचर पूरा आपका सेटअप वो कितना हो जाता है, वो जब हो सकता है? वो 70 डिग्री से ज़्यादा चला जाएगा, और विद इन 1 आवर ही चला जाएगा। विद इन 1 आवर 70 डिग्री, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो टेम्परेचर है वो आप क्या कहेंगे, इस वक्त कितना टेम्परेचर हो रहा होगा? अभी अराउंड 45 के अराउंड रहेगा टेम्परेचर यहाँ पे ये, लेकिन थोड़ा सा मौसम बाहर बारिश का है तो पोजीशन थोड़ी ज़्यादा है। प्रदीप जी, इसमें ग्राफिक कार्ड्स की बात करेंगे,
कि जो भी ग्राफिक कार्ड्स हैं वो कौन कौन से ग्राफिक कार्ड आप यूज करते हैं और कितने ग्राफिक कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप दिखा पाएंगे लोग? यहाँ पे अलग अलग तरह के मॉडल्स के ग्राफिक्स कार्ड हैं और तकरीबन 300 के आसपास ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास हैं। अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारा हमारा सिस्टम 2021 में सेटअप हमने किया है, 21-22 के बीच में। तो हमारे पास सारे बहुत लेटेस्ट जीपीयूज हैं, सिर्फ एक RX 580 को छोड़ के, जो AMD का एक मॉडल है। उसके बाद हमारे पास 3060, ये एनवीडिया की सीरीज है 3060, पहली सीरीज 10 थी, फिर 20 आई, अब 30 है। 3060 Ti, 3070, 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, तो ये पूरी सीरीज हमने यहाँ पे इंस्टॉल की। आप जैसा बता रहे हैं इतने ग्राफिक कार्ड्स वो हमें यहाँ पे दिख भी रहे हैं। प्रदीप जी एक चीज और बताया, आपने कहा 2021 में आपने स्टार्ट किया, तो कई लोग जब हम बात करते हैं क्रिप्टो की तो वो कहते हैं अब क्रिप्टो में बूम आ गया है, अब क्रिप्टो में इतना फायदा नहीं रहा, चाहे वो माइनिंग की बात करें। लेकिन आपने जब स्टार्ट किया, जब क्रिप्टो ऑलरेडी हाई पे था, अब लोग कहते हैं कि नहीं अब माइनिंग में कुछ फायदा नहीं रहा है, तो आप लोगों को समझाएं कि कैसे अभी भी स्टार्ट करके वो इसमें मतलब क्रिप्टो में अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसको अपॉर्चुनिटीज कितनी है लोगों के लिए? ये इसका मैं थोड़ा सा ठीक करूं तो हमने लोगों को क्रिप्टो बताया ही नहीं या समझाया नहीं। हमने बताया बेसिकली ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी का हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर हैं। और उसके बाद हमने रिस्क मैनेजमेंट में बताया कि अगर मान लीजिए क्रिप्टो कुछ भी नहीं है, वो जीरो है या उसका कोई बूम है भी नहीं, तो भी हम लोग जो सर्वर्स मैनेज कर रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उसके अलावा डिजाइनिंग के लिए, मूवीज के लिए, एनिमेशन के लिए, मेटावर्स के लिए, ये हार्डवेयर है जो उन सभी के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। और इसका जो प्रॉफिटेबिलिटीज है वो जैसे एक आम IT बिजनेस है उसी की तरह चलती रहेगी। लेकिन जब जब क्रिप्टो बूम पे होगी, हम अपने सर्वर्स उनको दे सकते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा आए। प्रदीप जी यहाँ पे हम क्या माइन करते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम या फिर क्या माइन करते हैं? बेसिकली हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो जनरली इसमें हमारी अपनी स्पेशल डिमांड नहीं है, बट हमारा सजेशन रहता है जिन लोगों के लिए सर्वर्स हमने मैनेज किए हैं कि हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी की जब हम बात करें तो उसकी एक कैलकुलेशन है कि अगर आप 1 रुपए की बिजली खर्च कर रहे हैं तो रिवॉर्ड्स कितना आया। रिवॉर्ड्स मतलब 2 रुपए रिवॉर्ड आया, 3 रुपए रिवॉर्ड आया। उसके बाद जो हाईएस्ट है आप उसको सर्विस दीजिए और जो आपको रिवॉर्ड्स मिले आपकी मर्जी है, आपको जो एक्सचेंज करना है कर लीजिए। तो पिछले मैं 1.5 साल से अगर आपको बताऊं तो मैक्सिमम टाइम इथेरियम हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे है, क्योंकि उसकी ब्लॉकचेन पे सर्विसेज सबसे ज्यादा हैं, उसके पास सबसे ज्यादा क्लाइंट बेस है। तो बिटकॉइन और इथेरियम माइनिंग में क्या फर्क है, आप उन लोगों के लिए बताएं जिनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, या फिर सेम सेटअप से कर सकते? अगर आप मेरी समझ से पूछेंगे, टेक्नोलॉजी से मत पूछिएगा, आम आदमी की समझ से कोई फर्क नहीं है। आपके पास इथेरियम है तो आप बिटकॉइन कन्वर्ट कर लीजिए, बिटकॉइन है तो इथेरियम कन्वर्ट कर लीजिए, दैट इज ए बार्टर सिस्टम। बट आप वही तो माइन करेंगे, उसी को तो सर्विस देंगे जहां से आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा आएगी। बट टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर अभी जीपीयूज इतने पावरफुल हैं कि वो काम कर पा रहे हैं, जबकि जो बिटकॉइन है उसकी ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी इतने लोग वैलिडेटर्स हैं, इतने सर्वर्स लगे हुए हैं कि जीपीयूज वहां पे सर्विसेज नहीं दे सकते, आपको डिफरेंट हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। इतना पसीना आ गया आपको भी, हमें भी, यहाँ पे खड़े हुए और मतलब क्वेश्चंस करते हुए, लेकिन अच्छा लग रहा है आपसे जान के और व्यूअर्स को भी हमारे बड़ा अच्छा लगेगा। एक चीज और बताएं प्रदीप जी कि हमने जो सेटअप स्टार्ट किया, इसकी जो कॉस्ट आई होगी वो कितनी कॉस्ट आई होगी, कितना हमें यहाँ पे लगा होगा, ग्राफिक कार्ड जो है वो कितने प्राइस से शुरू होके कहाँ तक के हमारे पास ग्राफिक कार्ड्स हैं इस वक्त? इसमें जो ग्राफिक्स हैं वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अगर मैं आपको ऑल टाइम हाई और आज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स का डिफरेंस है कि जो ग्राफिक्स कार्ड आज 60,000 में है वो कभी ऑल टाइम हाई पे 1,10,000 रुपए का भी था, और हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद वो थोड़ा सा और कम प्राइस पे भी आ जाए। तो वो प्रोडिक्शंस मतलब वो पूरे दुनिया के एक से प्राइस हैं। जैसे हम गाड़ियों में देखते हैं कि जब सेमीकंडक्टर्स नहीं मिलता तो 1-1 साल की वेटिंग्स भी होती हैं, जिसको जल्दी चाहिए वो लोग ज़्यादा पे करके भी बाई कर लेते हैं। तो यहाँ भी कुछ कुछ ऐसा ही है इंडस्ट्री के अंदर। जनरली जो मिनिमम कॉस्टिंग जो रहती है वो 40,000 से 60,000 के बीच शुरू होता है एक जीपीयू, और उसमें कोई मिनिमम की लिमिट नहीं है, आप एक जीपीयू से भी शुरू कर सकते हैं। हमारा सजेशन रहता है कि आप बेशक अपने घर से ही शुरू कर लीजिए अगर आप हॉबिस्ट हैं तो। टेक्नोलॉजी कैसे, लेकिन प्रदीप जी कैसे शुरू करेंगे? मतलब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मान के चलिए कि मेरे पास एक सिंपल लैपटॉप है, मेरे पास आपकी तरह सेटअप भी नहीं है, इवन तो मैं नॉलेज लेना चाहता हूँ क्रिप्टो करेंसी पे, हमारे जो व्यूअर्स हैं ऐसी बात करते हैं,
तो कैसे शुरू करें, हमें तो कुछ भी नहीं पता है, उसके लिए टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी या बस जाएं और माइनिंग मतलब अपना जीपीयू जो उठा के लेके आएं और पूरा प्रोसेसर सेटअप करें और अपना बना के माइनिंग करने लगे? देखिए, इसमें जैसे मैंने बताया कि अगर आप मान लीजिए सीखना या करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर स्पेशली अभी जो AICTE जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्सेज अवेलेबल हैं, पूरे 4 ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, तो उसमें भी एक सेक्शन आता है कि माइनिंग बेसिकली वर्ड प्री डिफाइंड है अलग अलग जगहों के लिए। यहाँ पे हम उसको रिवॉर्ड्स के टर्म्स में यूज करते हैं। तो वो एक प्रोसेस है कि आप किस तरीके से आप इंस्टॉल करेंगे, है ना, वो एक पूरा प्रोसेस है। उसके लिए हम एक कोर्स एक फ्रेंचाइजी मॉडल में कुछ प्लान करेंगे, उसमें सिर्फ माइनिंग नहीं होगा, पूरा ब्लॉकचेन का सेशन रहेगा, डेवलपमेंट भी रहेगा, डिज़ाइन भी रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहेगा। तो वो एक हमारे एंड से भी सिखाया जा सकता है। अदरवाइज आप थोड़े से एक्टिव यूज़र हैं तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, बट वहाँ गारंटी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें अप टू डेट मिलेंगी। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्राफिक कार्ड्स अलग अलग है, आपने भी बताया कि 4-5 तरह के अलग अलग आप ग्राफिक कार्ड्स यूज करते हैं, तो इसमें कुछ कंपैटिबिलिटी इशू भी आता है क्या? बिल्कुल आता है। सबसे बड़ा तो ये है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर ये 2 ग्राफिक्स कार्ड कभी एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर जो इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, सेमीकंडक्टर अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो फिजिक्स के अंदर, तो वो इम्प्योरिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती। वो 10⁻6 या 9 इतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाते हैं, तो कंपेटेबिलिटी इशू रहता है और वो सभी का रहता है। वो ग्राफिक्स कार्ड का मदरबोर्ड के साथ रहता है, मदरबोर्ड का फिर प्रोसेसर के साथ रहता है, फिर इन सभी का पावर सप्लाई के साथ रहता है कि कितनी पावर किसको रिक्वायर्ड है। दीदी ये जो जैसे कि ये केबल है, इसके थ्रू हम क्या इसमें प्रोसेसर में दे रहे हैं? हाँ, ये बेसिकली हमने बताया कि जो ब्लॉकचेन है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। तो डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि डिफरेंट लोकेशंस पे सर्वर्स हैं और कोई भी उसके अंदर चेंजेस या एडिट नहीं कर सकता। अपनी सर्विस जो भी देना चाहे वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकता है। मतलब हम इस इंटरनेट के थ्रू हमने सिस्टम को, ये आपका जो है इंटरनेट कनेक्शन है, इसके थ्रू आपका ये सब सेटअप चल रहा है, ये आपका पावर सप्लाई यूनिट है, यस, ये आपके ग्राफिक कार्ड्स है। इस सेटअप में हम कहेंगे कि 5 ग्राफिक कार्ड्स लगे हुए हैं और 5 ग्राफिक कार्ड्स आपके 2 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो है वो यहाँ पर है और आपका पूरा ये सेटअप लगा हुआ है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी यूनिट की हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपका यहाँ पे कितना होता है और कैसे उसे मैनेज करते हैं और बैकअप क्या है मान लीजिए इसके लिए? बेसिकली जो डिसेंट्रलाइज होने की वजह से हम लोग बैकअप नहीं रखते। ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि आपके पास तो बैकअप होगा, बहुत बड़ा होगा, अगर वो नहीं है तो आपको लॉसेस फेस करने पड़ते होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि बैकअप हम इसलिए नहीं रखते कि अगर हमारा सिस्टम बंद हो जाता है कुछ टाइम के लिए तो उतने देर के आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, बस कोई डाटा लॉस या ऐसा नहीं है। वो दोबारा कनेक्ट होते ही सिंक हो जाएगा। और जो पावर कंजप्शन है उसकी कैलकुलेशन हर जीपीयू की कैपेसिटी रहती है कि कोई जीपीयू 90 वॉट कंजप्ट कर रहा है, कोई 120 वॉट कंज्यूम करता है, कोई 200 वॉट, कोई 220। तो वो एक प्री डिसाइडेड रहता है कि एक सर्वर कितना कंज्यूम करेगा। तो आपका जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी बिल वो उसी हिसाब से आता होगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ा सेटअप है, 300 के अराउंड आपके ग्राफिक कार्ड्स है। तो कितना बिल आता है आप यूजर्स को व्यूअर्स को बताएं ताकि उनको समझ में आए कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है। एक्चुअली हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जगह जो कनेक्शन है वो अराउंड 43-45 किलोवाट के अराउंड है। 43-45 किलोवाट। तो हमारा जो ऑलमोस्ट हम फुल कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं, तो हम हर घंटे आप समझेंगे तो हम 40-42 यूनिट निकाल रहे हैं और फिर उसको 24 से गुना करेंगे तो 1000 के आसपास आप सोच सकते हैं कि हम 900 से 1000 यूनिट्स हमारा जो कंजप्शन है। हालांकि ये क्वेश्चन से बड़ा एग्रेसिव रहता है क्योंकि क्रिप्टो को लेके, बट मेरी सोच अलग है। मैं यूं बोलता हूं कि रोहतक के अंदर 3000 इंडस्ट्रीज हैं और सबसे कम बिल शायद हमारा ही आता है। तो लास्ट बिल आपने कितना दिया? एक्चुअली हमारा बिल थोड़ा डिलेड रहता है। अच्छा, तो बिकॉज ऑफ डिले वो अराउंड 2.5 से 3 लाख के अराउंड शिफ्ट होता रहता है। ओके, मतलब 2.5 लाख से 3 लाख तक का बिल आपका क्रिप्टो फॉर्म का रहता है। और इंटरनेट का कनेक्शन कहाँ से, किस तरीके से आप कितना आपका जो डेटा है वो कितना कंज्यूम होता है? एक्चुअली इसमें इंटरनेट के डाटा का कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, सिर्फ जो स्पीड है उसकी, बैंडविड्थ नहीं, स्पीड, लेटेंसी, वो इम्पोर्टेंट है कि कितना जल्दी आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है। तो हम लोगों ने एक लोड बैलेंसर के थ्रू 4 इंटरनेट कनेक्शंस दिए हैं। 2 ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, 2 वायरलेस है कि अगर बारिश के टाइम पे वायरलेस डाउन चला जाए तो ऑप्टिकल फाइबर कंटिन्यू रहता है और अगर ऑप्टिकल फाइबर कट जाए तो वायरलेस कंटिन्यू रहता है। तो कितना हैश रेट वगैरह जो आता है वो आपका कितना आता है और कितना माइन कर पाते हैं प्रदीप जी, आप ये भी जरा बताएंगे? हैश रेट जो है वो हमारा अराउंड आज के दिन शायद 13
के आसपास चल रहा है गीगा हैश के अंदर, है ना, 13 गीगा हैश। और जो माइंड है, जो जो रिवॉर्ड्स हैं, वो एक्चुअली हमारे पास एक फिक्स कैलकुलेशंस इंडिविजुअली नहीं है, क्योंकि ये सारे सर्वर डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के हैं, तो वो उनके पास जाता है। मतलब ऐसा मॉडल नहीं है कि पहले मेरे पास आए और फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, वो डायरेक्टली क्लाइंट के ही वैलेट पे जाता है। तो उसलिए मेरे पास उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं है। शुरू में प्रदीप जी क्या चैलेंजेस आए इसको सेटअप करते हुए, और अब क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि मान के चलिए 2020 में, आप 2020-21 की बात कर रहे हैं, कोविड के बाद आपने सेटअप किया पूरा, तो क्या चैलेंजेस उस वक्त आए और अभी क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं जो शायद आप जिक्र करना चाहेंगे हमारे? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि किसी को भी, स्पेशली मेरे यहाँ पे, है ना, आई एम नॉट सेइंग इन द मेट्रो सिटी और समवेयर एल्स, हमें ये नहीं पता कि ये जो कंजप्शन है इसका, जब ये 24 घंटे लगातार चलेगा तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं और जो कनेक्टर्स हैं वो उसको झेल पाएंगे कि नहीं। तो हमने आई थिंक 100 से ज़्यादा स्विच जलाए हैं और वायर्स जली हैं बार बार। तब हम जाके उस लेवल पे पहुँचे कि किसी ने सजेस्ट किया कि आप सिर्फ 2 mm वायर लगा लीजिए, फिर बोला 4 लगा लीजिए, फिर बोले 6 लगा लीजिए। तो मतलब वो हिट एंड ट्रायल के थ्रू हमने उस लेवल पे पहुँचे कि फाइनली हमें किस कैपेसिटी का सिस्टम सेटअप करना है। उसी तरीके से आप कूलिंग का भी देख रहे होंगे, हालांकि ये बेस्ट डिज़ाइंड है, बट फिर भी जैसे कूलिंग है वो हर 7 दिन में 10 दिन में उसको क्लीन करना पड़ता है, अदरवाइज जैसा हम फेस कर रहे हैं उस लेवल पे चला जाता है। फिर इंटरनेट के कनेक्शंस के इश्यूज भी हमने सॉल्व किए। जब हमने लोड बैलेंसर ढूंढा तो वो 1 लाख 2 लाख से शुरू होता था, बट एंड ऑफ द डे हमने उसको 6,000 रुपये पे कन्वर्ट कर दिया। ओके प्रदीप जी, अभी यहाँ तो हमने सेटअप देख लिया, लेकिन अभी चलते हैं कि आप यहाँ से मॉनिटर कैसे करते हैं इसको। आपने भी दिखाया था हमें कि कैसे मॉनिटर करते हैं, कौन सा ग्राफिक कार्ड किस तरह से काम कर रहा है। जरा उधर भी हमें बताइए व्यूअर्स के लिए कि कैसे आप काम करते हैं। बिल्कुल, प्लीज भाई चले अंदर देखते हैं कि ये मॉनिटर कैसे करते हैं प्रदीप जी इस पूरे सिस्टम को। बाहर से खुलेगा, मैं अंदर से खोल रहा था। ओके, तो यहाँ से हम चेक करते हैं कि ये पूरा सेटअप कैसे काम करता है। प्रदीप जी इसको एक्सप्लेन कीजिए कि सामने जो स्क्रीन पर है वो क्या है और कैसे ये देखते हैं हम। ये हमारे इंजीनियर हैं, तो दीपक जी। हाय दीपक। हाँ जी सर, हाय। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। जी प्रदीप जी। तो बेसिकली ये इनकी शिफ्ट है अभी जिसमें ये मैनेज कर रहे हैं। तो ये हमारा एक टेस्टिंग सर्वर भी है कि जिसमें कोई भी जीपीयू अगर अंदर किसी प्रॉब्लम में है तो हम ये टेस्टिंग सर्वर पे अपना चेक करके देखते हैं कि प्रॉब्लम किस में है, मदरबोर्ड में फॉल्ट है या फिर जीपीयू में फॉल्ट है या किस चीज में है। उसके बाद बाकी जो टाइम है तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हमें सारे के सारे जो सर्वर्स हैं वो शो किए जाते हैं। तो हमें यहाँ हर एक इंडिविजुअल नोड के बारे में उसका नाम क्या है, कि कौन सा नोड है। प्रदीप जी, जो नोड 17, 19, 28 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमने एक पहला नोड इंस्टॉल किया तो हमने उसको एक नोमेनक्लेचर किया, Okay. दिस इज द नोड 1, नेक्स्ट वन इज द नोड 2, नोड 3, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारा कौन सा सिस्टम कितने जीपीयूज के साथ इंस्टॉल हुआ है। उसके बाद नंबर ऑफ जीपीयूज है वो मैं यहाँ शो करता हूँ। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ जीपीयूज आ रहे हैं। Yes. इसमें 7 है, इसमें 11 और 12। ये क्या हो रहा है प्रदीप जी? इसका मतलब ये है कि जीपीयूज हमने 12 इंस्टॉल किए थे बट अभी वर्किंग में 11 हैं, तो एक जीपीयू इसका काम नहीं कर रहा। ये काम क्यों नहीं करता होता है प्रदीप जी? मतलब इसमें क्या रहता है, खराब हो गया है या हीटिंग की वजह से कुछ इश्यू आ गए? बिल्कुल 4-5 मेन रीजंस हैं। पहला रीजन तो यही है कि जब हमने उसको कनेक्ट किया है तो पीसीआई राइजर जो रहता है, जो स्लॉट रहता है, कई बार वो काम करना छोड़ देता है, तो वो एक कारण हो सकता है। एक लेवल के बाद, एक टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो खुद को भी रिबूट कर लेता है, ये एक रीजन हो सकता है। तीसरा, डिफरेंट पावर सप्लाई से सप्लाई मिली है उसको, तो जब वो रिबूट हुआ होगा तो हो सकता है कि उस तक जो सिंक्रोनाइजेशन थी वो हो ही ना पाए। ओके, और यहाँ पे हम हैश रेट भी देख रहे हैं, ये भी थोड़े डिफरेंट हैश रेट्स है। ये एज पर द कैपेसिटी है। Okay. लाइक ये 6 है तो अराउंड में इसको 300 मान लेता हूँ। ओके, और इसको फिर मैं 300 का डबल मान लेता हूँ अगर ये 12। ठीक है, डन। वो इसी हिसाब से यहाँ पे आ Yes, जाएगा। yes. और यहाँ पे हमें टेम्परेचर दिख रहा है। Yes. ये जीपीयू का टेम्परेचर प्रदीप जी? ये एक्चुअली जीपीयू का जो इंटरनल जो चिप है, ओके, ये उसके टेम्परेचर्स हैं, ये एक्चुअली रूम का टेम्परेचर नहीं है। तो ये जैसे 81 है, इसका 67, तो कुछ जीपीयूज अराउंड 60 से 70 चलते हैं। कुछ जीपीयूज ऐसे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऐसी हुई है, या आप उसको मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट बोल लीजिए, कि वो हमेशा हाई ही रहते हैं, वो कम होते ही नहीं। कुछ जीपीयूज ऐसी लोकेशन पे रखे होंगे कि जहां उनको वेंटिलेशन मिल ही नहीं रही, वो हम ऑप्टिमाइज करते रहते हैं। जैसे ये जीपीयूज हैं तो इसका टेम्परेचर कभी कम आता ही नहीं।
ओके, ये मतलब ये बिगड़ा हुआ है, इसका 90 डिग्री रहेगा, हम कम नहीं करेंगे। यस यस, कर ही नहीं सकते उसको। आप हमने कूलर के नीचे भी एसी के नीचे रखा अच्छा, इसको इसी के रखा तो उसका मतलब उससे भी नहीं माना है। है। तो मतलब ऐसे मतलब जीपीयू में भी ऐसे लोग होते हैं, शैतान होते हैं, नहीं मानते चाहे जो कुछ कर लें। Exactly. तो अभी यहाँ पे ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन ये कुछ हमने ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि हमने जो कनेक्ट किया है इनको, क्योंकि ये ओवरक्लॉक्ड है। ओके, ओवरक्लॉक्ड का मतलब ये है कि आपकी कैपेसिटी थी 10 की, बट हमने आपको पंप करके पुश करके ऑप्टिमाइज कर दिया कि आप 12 की स्पीड से। ओके, मतलब आपने उसका बैंड बजा दिया है, मतलब बैंड नहीं बजाया है, कोई गलत सेंस में नहीं बजाया, मतलब उससे मैक्सिमम आउटपुट प्रदीप जी का मतलब है हम ले रहे हैं उससे। यस, क्योंकि ये हाई एंडेड डिवाइस है, दुनिया में इससे बेस्ट कोई कंप्यूटेशन पावर प्रोवाइड करने के लिए हार्डवेयर है ही नहीं। तो इनकी जो कैपेसिटीज है वो ऐसी है कि ये 3 साल से 6 साल तक बिना रुके चलते रह सकते। तो प्रदीप जी, हम जो है जीपीयू जितने भी हम वहाँ पे हमने देखे, तो उसमें कुछ ऐसा भी होता है कि आप बदलते भी हैं, कुछ पुराने हो गए ऐसे आप, इवन दो आपने कहा 3-4 साल चलते, तो सेटअप हमने 2021 में लगाया तो भी तो काम कर रहे होंगे पूरा, बट ऐसा भी होता है कि आप चेंज करते हैं, ओल्ड जीपीयू नया लेके आते हैं, कुछ ऐसा? नहीं, एक्चुअली ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। तो जब क्लाइंट की डिमांड आएगी, जब क्लाइंट आएगा तो हम उसका एक सर्वर इंस्टॉल करेंगे। अगर वो बोलेगा कि नहीं मैं आपकी सर्विसेज नहीं चाहता, तो हम उसका उठा के उसको वापस दे देंगे। फाइन। प्रदीप जी, आपसे वहां भी हमने देखा कि हमने पूरा सेटअप देखा, और यहाँ भी हमने समझा कि कैसे मतलब आप इसको मॉनिटर करते हैं। तो यहाँ पे मतलब हमें फिर कोई एक जरूर यहाँ पे लोग 24 आवर्स चाहिए होंगे, लाइट भी 24 घंटे चाहिए होगी, तभी हमारा काम करते हो। तो यहाँ पे कौन मैनेज करता है और कैसे मैनेज करते हैं इसको? यहाँ पे हमारे पास शिफ्ट में 3 लोग रहते हैं। तो 2 लोग तो यहीं पे रहते हैं, दीपक जी हैं, उसके अलावा हमारे एक विकी हैं इंजीनियर, ये दोनों लोग यहाँ शिफ्ट में रहते हैं। तीसरे हैं जो गौरव जी हैं, वो आते हैं चले जाते हैं, मतलब उनका अपना डे टाइम का फिक्स रहता है, वो भी अंडर ट्रेनिंग भी है। तो ये 3 लोग यहाँ पे इस पूरे को अपनी अपने शिफ्ट में मैनेज करते हैं। तो प्रदीप जी, आप बडिंग माइनर्स को, इन्वेस्टर नहीं कहूंगा, क्रिप्टो इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं प्रदीप जी से, क्रिप्टो माइनिंग पे बात कर रहे हैं। और इवन दो प्रदीप जी टेक्नोलॉजी पे ज्यादा बात करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, तो उसी पे बात करेंगे। तो जो बडिंग माइनर्स हैं, जो बनना चाहते हैं, लोग यूट्यूब पे आते हैं, वीडियोस देख लेते हैं कि भाई आप ये वाला जीपीयू लिया, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि कैसे अप्रोच किया जाए मार्केट को? या इवन तो जैसे आपने सेटअप लगाया हुआ है, लोग कहेंगे कि भाई मैं भी सेटअप लगा लेता हूं, तो एडवाइस क्या रहेगी आपको? कौन से ग्राफिक कार्ड्स बेहतर रहते हैं माइनिंग के लिए, और आजकल माइनिंग में क्या रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं? प्लस उसमें जब जब गवर्नमेंट ने टैक्स वगैरह पॉलिसी है जो लाई है, टीडीएस पॉलिसी, उसके बाद से क्या कमी आई है, क्या चीज आई है, उसके बारे में भी आप बताएं। तो इसको मैं यूं सजेस्ट करूंगा कि जो भी जो चाहता है, तो वो मेरी नज़र में 2 ही तरह के लोग होते हैं। या तो वो हॉबिस्ट होंगे, है ना, कि उनकी हॉबी है सीखना करना। तो हॉबी जिनकी है वो लोग एक सिंपल ऐसा सेटअप कर सकते हैं अपने घर के कंप्यूटर के साथ, क्योंकि हॉबी वाले को अर्निंग से ज़्यादा मतलब नहीं है, वो सिर्फ सीखना चाहता है, वो देखना चाहता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरी टेक्नोलॉजी के साथ बेसिकली हॉबी है कि चीज़ें चल कैसे रही है ना। उसके बाद अगर वो उसको बिजनेस के टर्म्स में या इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में डालना चाहे, तो वो जिस दिन ऐसा सोचेगा उस दिन उसको कम से कम 6-7 फैक्टर्स के ऊपर होमवर्क करना पड़ेगा, उसको फ्यूचर देखना पड़ेगा, उसको रिस्क देखना पड़ेगा, उसको पॉलिसीज देखनी पड़ेंगी, है ना। जैसे मैं आज की डेट में अगर बोलूँ तो मेरा सजेशन क्या रहेगा कि वो थोड़े टाइम के लिए वेट करें, है ना। आज अगर मैं किसी को बोलूँ कि नहीं आप करो और ये बहुत बड़ा होगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, क्योंकि एक तो पॉलिसी जब तक बिल्कुल क्लियर नहीं हो, तो कल को मान लीजिए कि मैं आपको सजेस्ट करूँ या आप कीजिए और फिर पॉलिसीज में कुछ चेंज होता है, तो हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। उसके 2 कारण हैं, हम खुद टेक्नोक्रेट्स हैं, सेकेंडली हमारा फील्ड है, हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ये पूरा सिस्टम सुपर कंप्यूटर में कन्वर्ट हो सकता है और उसके यूज केस भी हैं। हमें पता है कि यूनिवर्सिटीज को उसकी जरूरत है, ये पूरा का पूरा मेटावर्स में यूज हो सकता है, ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हम इसको कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है। तो बेटर है कि वो किसी एक्सपर्ट से पर्सनली मिल के एडवाइस करके, है ना, या फिर और बेटर वे में उस पर ट्रेनिंग्स कंटिन्यू करके और फिर ही शुरू करें। प्रदीप जी, इसमें एक और आपसे क्वेश्चन करूंगा मैं कि मानिए अभी जब क्रिप्टो पे टैक्स नहीं लगा हुआ था, तब जो रिवॉर्ड्स आ रहे होंगे माइनिंग में, तब उनका एक अलग लेवल होगा उस चीज का। अभी आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं कि अभी जो 30% टैक्स लग गया, आप रिवॉर्ड्स को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 30% टैक्स लेगा, नंबर 1। नंबर 2 चीज ये कि अभी जो एक्विजिशन है आपका, जितना बड़ा भी सेटअप है, आप उसको सेट ऑफ भी नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया, तो ये भी आपके इन्वेस्टमेंट में काउंट हो रहा है, इफ आई एम राइट। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट में काउंट हो रहा है, तो इवन तो आपको इस पर भी टैक्स देना पड़ रहा है। फिर से वही मैं रिपीट करता हूँ कि इस पूरे सेटअप में मल्टीपल जो नोड्स हैं, उनके डिफरेंट ओनर्स हैं,
तो वो सारा मेरे ऊपर ना आके वो इतने छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है कि वो सारे जो लोग हैं वो अगर मान लीजिए कि उनको 30% पे करना भी पड़ रहा है, तो वो जो गवर्नमेंट ने बोला है कि एक्वाइजेशन पे नहीं लगेगा, वो आपको पे फ्लैट करना ही पड़ेगा। तो मेरी सोच जो है अपने लिए भी और जो और लोगों के लिए भी, कि अगर मान लीजिए कि आप इसके अंदर इन्वेस्टर की तरह सोच रहे थे कि आपने हार्डवेयर में इन्वेस्ट किया है, आपने रिवॉर्ड्स लिए हैं और उनकी वैल्यूज बढ़ेगी, तो अगर उसकी वैल्यू वास्तव में इतनी बढ़ जाती है तो अगर वो बिना गवर्नमेंट के भी बढ़ती तो भी आप 30% के स्लैब में आते। अगर आप 10 लाख से ऊपर उसकी वैल्यू चली जाती हैं, आपकी अर्निंग्स होती हैं कहीं से, तो आप वैसे भी उस स्लैब में आते। तो मुझे इसको लेके ऐसा नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा कि अगर आप एक लेवल से ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपको वैसे ही 30% टैक्स पे करना पड़ता है, और अगर आप एक लेवल से कम कमा रहे हैं तो शायद वो 30% आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप बड़े स्मूथली पे कर देंगे। फाइन, तो ये थे प्रदीप नारवाल जिन्होंने ये पूरा क्रिप्टो माइनिंग हब सेटअप किया है। जीरो से इन्होंने शुरू किया था, वो अगली वीडियो में प्रदीप हमें बताएंगे कि कैसे इन्होंने शुरू किया, और एक ऐसी सिचुएशन में शुरू किया जब प्रदीप को इस चीज की नॉलेज नहीं थी, ब्लॉकचेन को पढ़ा, उसके बाद ये पूरा सेटअप इन्होंने स्टार्ट किया। अगली वीडियो में प्रदीप से बात करेंगे जिसमें वो खुद आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कैसे सेटअप किया। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजना। प्रदीप से हम जुड़ते रहेंगे बाद में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, इनसे जानेंगे आगे कि ब्लॉकचेन कैसे काम करती है और माइनिंग कैसे चलती है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनकट एंड कीप